वेल नोन प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसका ये स्टेटमेंट था कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट both the position and momentum of a microscopic moving particle with absolute accuracy and certainty। जिसका मतलब ये है बच्चों कि एक माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल मसलन इलेक्ट्रॉन, जो कि माइक्रोस्कोपिक भी है और बहुत तेजी से हरकत भी कर रहा है, इसका पोजीशन और मोमेंटम बैक वक्त 100% श्योरिटी के साथ मालूम नहीं किए जा सकते। अगर पोजीशन हमें मालूम हो जाएगी तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, और अगर मोमेंटम सर्टेन होगा तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। यानी दोनों चीजें, यानी पोजीशन और मोमेंटम बैक वक्त सर्टेन नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक वेरिएबल सर्टेन होगा। ये मैंने बेटा आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। अब मैं इसको आगे लेके चल रहा हूं, आप लोग हेडिंग अपने पास लगा ले। हम लोग हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं, वहीं से जहां से हमने छोड़ा था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेडिंग लगा ले। ओके स्टूडेंट, तो मैं अब बोर्ड पे जा रहा हूं, अब आपको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने देखिए, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब वो स्टूडेंट आप लोग नोट कीजिए अपने पास, तो अपने पास आप नोट करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे बता रहा हूं। The product of the product of uncertainty, the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is equal to Planck's constant h। ये हमारी बुक में दिया हुआ है, बट ये सही नहीं है। और इक्वल्स टू h upon 2 pi। That is somewhat better, h upon 2 pi, and h upon 2 pi is called Cut-Planck constant। It's called Cut-Planck constant। h upon 2 pi को Cut-Planck constant कहते हैं बेटा। इसमें क्या करेंगे आप, h बना के इसको ऊपर से कट कर देंगे। लेकिन बच्चों ये भी स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है। एक्चुअल स्टेटमेंट है h upon 4 pi, h upon 4 pi। यानी पोजीशन और मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटीज हैं, इनका प्रोडक्ट हमेशा h या h अपॉन 2 पाई या h अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा। ये बात हिजनबर्ग ने ड्राइव करी, बट डेरिवेशन हमारे कोर्स में मौजूद नहीं है। आप कहेंगे तो आपको डेरिवेशन सेंड कर दी जाएगी। तो अब आप इस स्टेटमेंट को कॉपी कीजिए और मुझे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। जी स्टूडेंट्स, आप जितने प्रॉपरली और जल्दी रेस्पॉन्ड करेंगे, मैं आपको उसी तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ा सकूंगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए, गौर से सुनिए।
देखिए बच्चों, दो चीजें होती हैं, दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हिजेनबर्ग के प्रिंसिपल में हम डील करते हैं। एक है बेटा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरी है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिजेनबर्ग का ये कहना है कि इन दोनों प्रॉपर्टीज में अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो हिजेनबर्ग ने बोला कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर आएगा, या कट प्लैंक कांस्टेंट के बराबर आएगा, या h/4 के बराबर आएगा। इसमें सबसे एक्यूरेट आंसर ये है बेटा। लेकिन हमारी बुक में ये दिया हुआ है, ये इशू नहीं है अभी फिलहाल कि h के बराबर है या h कट के बराबर है या h/4 के बराबर है। ऑलमोस्ट ये सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट बराबर हैं। मिसाल के तौर पर देखो, h की जो वैल्यू है बेटा वो 10⁻34 के ऑर्डर में है, और कट h की वैल्यू भी 10⁻34 के ऑर्डर में है, और h/4 की वैल्यू भी -34 के ऑर्डर में है, यानी पावर तीनों की सेम है। तो मामूली सा फर्क है सिर्फ कोफिशिएंट में। आ रही है बात समझ में? अब बच्चों मैं इसको मैथमेटिकली आपको लिख के दिखाता हूं, इसको आपको मैथमेटिकली लिख के दिखाता हूं। इसको मैं मिटाता हूं और अब मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाता हूं कि किस तरीके से ये प्रिंसिपल हम लिखेंगे। हाँ तैयबा बेटा, यही आपको बात बता रहा हूं। आप देखिए, एक सर्टेन होगी वैल्यू, दूसरी अनसर्टेन होगी। किस तरह? बोर्ड पे देखिए, अनसर्टेनिटी in position multiply by uncertainty in momentum is of the order of यानी approximately equal to, ये दोनों अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h अकॉर्डिंग टू योर बुक। हम h ही लेंगे जी, ठीक है, जो बुक में है। ज्यादा हम बहस नहीं कर रहे इस बात पे। आपको मालूम है आपकी बुक का क्या हाल है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं व्हाट इज ट्रू व्हाट इज रॉन्ग, एंड यू नो आई ऑलवेज टेल करेक्टली, ठीक है ना। हम हमेशा सच बोलते हैं क्योंकि हम हक परस्त हैं। तो अब इसको आप देखिए, सिंबल्स की फॉर्म में मैं लिख के दिखाता हूं आपको। बेटा अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से बेटा। और बेटा पोजीशन को हम जाहिर करते हैं एक्स से, और बच्चों मल्टीप्लाई को हम जाहिर करते हैं डॉट से, और मोमेंटम को हम जाहिर करते हैं पी से। सो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये इसका फार्मूला है जनाब, लॉ का, सॉरी प्रिंसिपल का फार्मूला है। डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों अनसर्टेनिटी के प्रोडक्ट का क्या मतलब है और ये क्यों लिया उसने। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप कॉपी कर लें और अब जरा गौर से देखिए। देखिए बच्चों, ये जो दोनों अनसर्टेनिटीज हैं ये लीनियर रिलेशन में आपको नजर आ रही हैं। बच्चों मैथ्स का ये रूल है कि जो वेरिएबल्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है।
तो इन दोनों अनसर्टेनिटी के प्रोडक्ट का मतलब यह है कि ये दोनों अनसर्टेनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं समझ में आई बात? देखो मैं तुम्हें समझाता हूं बेटा। देखो मैं डेल्टा एक्स को अपनी जगह पे रखता हूं, डेल्टा पी को यहां से बेटा नीचे ले जाता हूं। तो देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू या इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच अपॉन डेल्टा पी। तो अब तुम देखो कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी में इनवर्स रिलेशन हो गया। यानी अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की वैल्यू ज्यादा होगी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की वैल्यू ज्यादा होगी, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कम हो जाएगी। यानी एक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो दूसरी अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पोजीशन हमें एक्यूरेटली पता है तो मोमेंटम हमें उतना ही इनएक्यूरेटली पता होगा। यानी दोनों वेरिएबल जो है वो किसी भी सूरत में यकीनी तौर पर मालूम नहीं किए जा सकेंगे। इज इट क्लियर? तो इसको कॉपी कीजिए जल्दी से, और कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ आमना, जब जिस वेरिएबल की अनसर्टेनिटी कम होगी यकीनी तौर पर उसमें सर्टेनिटी बेटा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी इनवर्सली रिलेटेड है। गुड क्वेश्चन आमना। यस स्टूडेंट्स, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। डोंट हेजिटेट, डोंट फ्राइटन, don't scared, please. You know, I always encourage questioning. तो बच्चों फिर अब साइड हेडिंग लगाएं, फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए जी, ये आपको पढ़ाऊंगा, मैं हेडिंग लगवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल कॉन्सेप्ट, फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हेडिंग आप लगा लें बच्चों। बच्चों अब मैं आपसे चंद बातें करूंगा, वो आप लोग गौर से सुनेंगे। ये निम्रा क्या कह रही है? नहीं निम्रा, आप गलत कह रही हैं। ये जो बात आप कह रही हैं वो तो बात हो रही है वेव कैरेक्टर की और पार्टिकल कैरेक्टर की। यहाँ हम वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोजीशन और मोमेंटम की। अगर पोजीशन हमें मालूम होगी तो मोमेंटम हमें मालूम नहीं हो पाएगा एक्यूरेटली। बच्चों किसी भी बॉडी को देखने के लिए, किसी भी बॉडी को वॉच करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? जी अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, सो व्हाट डू यू नीड? आपको क्या चीज चाहिए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बिस्मा। शोहरत क्या बात कर रही हो? अगर मुझे तुम्हें देखना हो तो क्या मैं तुम्हारी पोजीशन चाहिए? मुझे क्या पता तुम्हारी पोजीशन क्या है? तुम्हारी पोजीशन को देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? टेल मी, टेल मी।
यस मोयुद्दीन, एब्सोल्युटली राइट आंसर, ग्रेट ग्रेट। अच्छा यहां पर ये भी आएगा, आंखें चाहिए, आंखें चाहिए देखने के लिए। आ गया, ईशा कामरान का आंसर आ गया, आंखें चाहिए देखने के लिए। ओ मेरे भाई, आंखें नहीं चाहिए देखने के लिए। आंखें तो आपके पास रात को भी होती हैं, होती हैं, लेकिन रात को आपको नजर नहीं आता। इसका मतलब है सिर्फ आंखों से काम नहीं चलेगा। असल चीज हमें क्या चाहिए? किसी भी बॉडी को देखने के लिए लाइट चाहिए। आ गई बात समझ में? किसी भी बॉडी को वॉच करने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। आ गई बात समझ में? अब फर्ज करते आप मुझको देखना चाहते हैं। अगर आप मुझको देखना चाहते हैं तो आप मेरे पे क्या डालेंगे? यस टेल मी। अगर मुझको आप देखना चाहते हैं तो मेरे पे क्या डालेंगे? यस यस यस, एब्सोल्युटली राइट। यस, वन ऑफ द आंसर आया तेजाब डालेंगे। भाई तेजाब नहीं डालिएगा, तेजाब नहीं डालिएगा, आप मुझ पे लाइट डालेंगे। क्या डालेंगे? लाइट डालेंगे। जब आप मुझ पे लाइट डालेंगे, लाइट मुझसे रिफ्लेक्ट होगी, आपकी आंखों में जाएगी और वहां पर मेरा इमेज बनेगा आपकी आंखों में खूबसूरत सा। क्यों? जाहिर सी बात है, मैं खूबसूरत हूं तो मेरा खूबसूरत इमेज बनेगा। आर यू गेटिंग? आपने मेरी पोजीशन मालूम कर ली, और जिस वक्त आपने पोजीशन मालूम करी उसी वक्त आप मेरा मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं। यानी देयर इज नो प्रॉब्लम टू फाइंड आउट both the position and momentum of a heavy body, of a huge body. बात क्लियर है? तो भाई मोमेंटम कैसे मालूम करेंगे? मास आपको मेरी पता है, ये देखे मैं हिल रहा हूं, मेरी वेलोसिटी आपको पता चल गई, दोनों को मल्टीप्लाई करें, मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम आ जाएगा। समझ गए? भाई ये मेरी मास है, मेरी मास फिक्स है, आमना बेटा। और अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी भी आपको पता चल जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर निकाले यार। मोहम्मद सरवर, बहुत बुरी बात है, मास पूछ रहे हो, शर्म आनी चाहिए। 67 kg, 67 kg। ओके, लेकिन प्रॉब्लम आता है इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाती है। बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन को आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? लाइट चाहिए। लेकिन बच्चों, किसी भी बॉडी को प्रॉपरली विजुअलाइज करने के लिए, किसी भी बॉडी को प्रॉपरली विजुअलाइज करने के लिए बेटा हमको एक प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट चाहिए होती है। बच्चों रूल सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टू विजुअलाइज एन इलेक्ट्रॉन we need a light of shorter wavelength than size of the electron. Oh, that is the $1 million rule. ये दिमाग में घोल के पी जाओ। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर देखना चाहते हो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को देखना चाहते हो, तो तुम्हें वो लाइट चाहिए जिसकी वेवलेंथ छोटी हो उस ऑब्जेक्ट से जिसको तुम देखना चाह रहे हो। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हो, अगर तुम इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना चाहते हो मेरे बेटा, तो तुमको ऐसी लाइट चाहिए, तुमको ऐसी लाइट चाहिए जिसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से कम हो।
ऐसी लाइट दुनिया में नहीं है। ओ माय गॉड, तो हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकेंगे कभी, बिकॉज हमारे पास प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट ही नहीं है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को देख सके। बेटा तैयबा, जितनी वेवलेंथ छोटी होगी, जितनी वेवलेंथ छोटी होगी, हमें वो बॉडी क्लियर नजर आएगी। शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट चाहिए हमें। दिमाग में घोल के पी जाओ बेटा, जब तक नहीं पढ़ोगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमें कैसी लाइट चाहिए? इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमें कैसी लाइट चाहिए? लिख के बताओ, कमेंट्स में लिखो। शॉर्टर वेवलेंथ या लार्जर वेवलेंथ? शाबाश, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट चाहिए, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट चाहिए। ओके, ऐसी लाइट दुनिया में नहीं है, ऐसी लाइट सिर्फ एक ही है भाई, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कौन है वो? कॉस्मिक रेस। तो अगर इलेक्ट्रॉन को देखना है तो कौन सी लाइट चाहिए? कॉस्मिक रेस। बट ये रेज हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻16 मीटर। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? नहीं भाई तैयबा, लाइट और लैम्डा का इनवर्स रिलेशन क्या कहां से निकाल रही हो तैयबा? तैयबा, जी सर। किसी भी बॉडी को देखने के लिए उस बॉडी के साइज से छोटी वेवलेंथ की लाइट दरकार होती है। इलेक्ट्रॉन का साइज क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का साइज है 10⁻⁻16 मीटर। तो हमें इलेक्ट्रॉन पर वो लाइट पोर करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, जिसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के बराबर या उससे बड़ी हो। और ऐसी लाइट है कॉस्मिक रेज। तो अगर मैं कॉस्मिक रेज कंट्रोल भी कर लूं तो भी हम इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली नहीं देख सकेंगे। कैसे, वो अभी मैं बताता हूं आपको। चले हम फर्ज करते हैं कि जी हम कॉस्मिक रेज तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम वो इलेक्ट्रॉन पर नहीं डाल सकते, लेकिन हम उस लाइट को तो डाल सकते हैं ना भाई जो हमारे कंट्रोल में है। और हमारे कंट्रोल में जो लाइट है वो है एक्स रेज। जो रेडिएशन हमारे कंट्रोल में है वो है वो है सॉरी स्टूडेंट्स, हमारी बिल्ली आ गई है हमें तंग करने के लिए, तो सॉरी, दोबारा स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एक्स रेज हमें चाहिए। एक्स रेज की वेवलेंथ होती है 10⁻⁻10। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से बड़ी है। हमें इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली नजर नहीं आएगा, थोड़ा धुंधला धुंधला नजर आएगा। चलो इसी से काम चला लो, नजर तो आ जाएगा। है, धुंधला धुंधला नजर आएगा, नजर तो आ जाएगा। तो चलो हम एक्सरे डालते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आके आपको पढ़ाता हूं। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है? हेलो स्टूडेंट,
बात आपको समझ में आ रही है सबको? अब देखिए, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और उससे मैं आपको समझाऊंगा। नहीं देविका, कॉस्मिक रेज से हमें इलेक्ट्रॉन तो नजर आ जाएगा बेटा, लेकिन लेकिन बेटा कॉस्मिक रेज हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। मुहिउद्दीन आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ी देर में खोलूंगा बात को। मुहिउद्दीन अभी नहीं खोल रहा मैं। हाँ आमना, ये अब मजबूरी है ना, हमारे पास ऐसी लाइट ही नहीं है जो कि इतनी छोटी वेवलेंथ की हो, तो मजबूरन फिर एक्सरे मार के देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन हमें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इलेक्ट्रॉन तो नजर नहीं आएगा प्रॉपरली, मान लेते, लेकिन एक और गड़बड़ भी हो जाएगी। तो क्या होगी वो मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं। आमना बहुत अच्छे सवाल कर रही हो, समझ रही हो। नाइस मोइनुद्दीन। हादिया, हादिया अहमद क्या कह रही हो भाई? देविका, बात समझ में आ गई देविका? जी बेटा, ओके। तो फिर मैं अब आपको बोर्ड पे डायग्राम एक बना के दिखाऊंगा और समझाऊंगा, देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पर मैं लाइट आपको पोर करूंगा। देखो बेटा, हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सपेक्टेड पाथ है। यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। दिस इज द एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम इस इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं, तो हम इस इलेक्ट्रॉन पर यहां से क्या डालेंगे? लाइट डालेंगे। ये लाइट का फोटोन है जनाब, ठीक है जी। इसको कहेंगे इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये शॉर्टर वेवलेंथ की है। किस वेवलेंथ की है? शॉर्टर वेवलेंथ की है। जब ये लाइट हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पोर करेंगे जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट में जो फोटोन है, जो बहुत हाई एनर्जी का है, क्योंकि शॉर्टर द वेवलेंथ ग्रेटर इज द एनर्जी। एनर्जी में और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है। तो ये जो शॉर्टर वेवलेंथ का फोटोन हमने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाला, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था। इस एनर्जेटिक फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री चेंज कर दी और इलेक्ट्रॉन एक अननोन पाथ के ऊपर रवाना हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन जिस जगह था, इलेक्ट्रॉन जिस जगह था उस जगह नहीं रहा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखने की कोई भी कोशिश करें, तो हमें शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट उस पर डालनी होगी, और जब वो हम उस पर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल रास्ते को छोड़ देगा, अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ देगा और किसी नामालूम रास्ते पर रवाना हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमने इलेक्ट्रॉन को देख तो लिया, लेकिन इसके वजह से उसकी पोजीशन जो है, उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो गई। बात आ रही है समझ में? नतीजा ये कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम हम बैक वक्त मालूम नहीं कर सकेंगे।
सो अब बच्चों आखिरी हेडिंग लगेगी, लास्ट हेडिंग आपको पढ़ाएंगे। हमारे पास 5 मिनट रह गए, जल्दी से आप लोग जो है वो डायग्राम को कॉपी कर लें, बल्कि मैं डायग्राम आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। जी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, फोटो भेज सकता हूँ ना मैं ग्रुप में इनके, यहाँ से कैसे? जी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये आपके पास आ गई है। जल्दी से इसकी आप कॉपी, इसकी इसको शेयर कर, इसको अपने पास सेव कर लें। ये स्टूडेंट्स सेव कर लें प्लीज। ओके जी, हेडिंग लगाएं, कंक्लूजन ऑफ हब। जी तैयबा, इसमें मोमेंटम सर्टेन है, मोमेंटम सर्टेन है, लेकिन पोजीशन अनसर्टेन हो गई। तो मोमेंटम को सर्टेन कराएंगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, दोनों बैक वक्त कभी भी सर्टेन नहीं हो सकेंगे। तो जल्दी से हेडिंग लगाएं, कंक्लूजन। जी बेटा, पहला कंक्लूजन नोट कीजिए। जी पहला कंक्लूजन नोट करें बच्चों जल्दी से। An electron cannot be at rest. An electron cannot be at rest. बच्चों इलेक्ट्रॉन कभी भी रुका हुआ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वजह सुने इसकी। इसकी वजह यह है कि देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होगा तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। मोमेंटम जीरो हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो हम उसको प्रॉपरली लोकेट कर लेंगे, यानी पोजीशन और मोमेंटम दोनों मालूम हो जाएंगे। कंक्लूजन है लाइबा, पहला कंक्लूजन, एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पोजीशन और मोमेंटम दोनों पता चल जाएंगे, जो कि हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक कभी भी पता नहीं चल सकते। सेकंड पॉइंट, सेकंड कंक्लूजन, an electron cannot be inside the atomic nuclei. An electron cannot be inside the atomic nuclei. एक इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। पूछे क्यों? जवाब, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी।
उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, उसका मोमेंटम फिक्स हो जाएगा। और ये दोनों फिक्स, ये दोनों बैक वक्त फिक्स नहीं हो सकते। तीसरी बात, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी जीरो। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी जीरो। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती। पूछो क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होगी तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रुकेगा, उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, मोमेंटम भी फिक्स, पोजीशन भी फिक्स, जो कि हब के मुताबिक मुमकिन नहीं है। और आखिरी बात, इट इज इम्पॉसिबल टू चेज एन इलेक्ट्रॉन। इट इज इम्पॉसिबल